गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित अविचल तिवारी और फिर से लेके आया हूं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। चलिए फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो निकल के ये आ रही है कि 1 मई से सबको लगेगा कोरोना का टीका। तो भाई साहब, आप बच्चे हो या बूढ़े या फिर हो जवान, आपको 1 मई से लगेगा कोरोना का टीका। आपकी एलिजिबिलिटी अब हो गई है फाइनल। क्योंकि भैया सरकार ने क्या देखा कि मामले बहुत बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो सरकार अपनी गलतियां तो छिपाएगी ही। अब सरकार ने बेड नहीं बढ़ाए, इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार ने पीएम केयर फंड में पैसा लिया, इसमें भी सरकार की गलती नहीं है। सरकार की गलती सरकार को छिपानी है, तो सरकार ने कहा भैया तुम एलिजिबल हो किस चीज़ के लिए? कोरोना का वैक्सीन लगाने के लिए। अब वैक्सीन को लगाओ, इसके बाद भी अगर तुमको कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। तो सरकार ऐसे अपनी गलतियां छिपा रही है। खैर ठीक है, आपके लिए ये न्यूज़ है कि कितने तारीख से शुरू हुआ था भाई साहब कि सबको कोरोना का टीका लगेगा, कौन कौन एलिजिबल हैं। तो 1 मई से 18 साल के ज़्यादा की उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। और कि सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी, बाकी 50% वो राज्यों को दे सकेंगी और ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। बिल्कुल भैया, 50% केंद्र को दे दो ताकि ये एक्सपोर्ट कर सकें, है ना? और राज्यों को 50% क्यों? मेरे हिसाब से तो राज्यों को 80% जाना चाहिए। सेंटर तुम प्रोवाइड तो कराते हो नहीं, कुछ झूठ मूठ की नौटंकी बतिया रहे हो। खैर ठीक है, मेरे अंदर बड़ा गुस्सा भरा पड़ा है, मैं क्या ही बताऊं। मैं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा, बिल्कुल। इतना ही रजिस्ट्रेशन क्यों? रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, घर घर जाके वैक्सीन दो ना जब सबको एलिजिबल बना दिए हो। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सरकार ने ये भी माना है कि हवा से फैल रहा है कोरोना। बिल्कुल हवा से फैल रहा है कोरोना, लेकिन चुनाव के रैली में हवा नहीं चलता है। मालूम है ना आप लोग को? पूरा एकदम वैक्यूम रहता है पूरा चुनाव में, एकदम बिल्कुल हवा नहीं चलता है। खैर ठीक है। अब खबर यह है कि विदेशी रिसर्च और स्टडी के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना का संक्रमण हवा में ज़्यादा तेजी से हो रहा है। और भैया बोला किसने है? कि आईसीएमआर और नीति आयोग ने ये बातें, वही जर्नल है जो एक दिन हमने बात की थी ना, लैसेंट एक जर्नल आता है, उसी जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से कही है। तो भाई साहब, हमें मालूम है कि लैसेंट ने क्या बोला था कि हवा से कोविड क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो डब्ल्यूएचओ और दूसरी स्वास्थ्य संस्थाओं ने इस वायरस से लड़ने के तरीके में तुरंत बदलाव करना होगा। डब्ल्यूएचओ बदलाव करेगा, तरीका है इसके पास। हर 10 दिन पे रिपोर्ट भेजेगा, हाई खाइए, हाउ खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कोई काम का नहीं है अभी, सब सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपको अपनी सतर्कता, अपनी सावधानी रखने की जरूरत है बाबू लोग, समझे? अपनी सतर्कता रखिए, अपनी सावधानी रखिए। कोई सरकार वरकार काम नहीं आने वाला है। देख रहे हैं ना कैसे लोग रोड पे मर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में सांस लेने में परेशानी भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहली लहर में सांस लेने में एकदम परेशानी नहीं होती थी। पहली लहर में लोग ना पेट खराब होने से मर रहा था, और दूसरी लहर में सांस लेने से परेशानी हो रही है। खैर, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि पहली लहर के मुकाबले इस बार लोगों को सांस लेने में परेशानी ज़्यादा आ रही है। इसके चलते ही इस बार ऑक्सीजन की ज़रूरत भी ज़्यादा है। पहली लहर में ज़्यादातर केसों में शरीर में दर्द के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि आईसीएमआर ने कहा है दूसरी लहर पहले के मुकाबले कम खतरनाक है। तो भैया, कोई कह रहा है सांस लेने में परेशानी है, कोई कह रहा है कि कम खतरनाक है, सब मिल के बना रहे हैं भाई, सब मिल के बना रहे हैं, समझे? बार बार यही बोलूंगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब देखिए, मई के पहले हफ्ते में आएगा कोरोना का पीक। अच्छा, अभी तक तो पीक आया नहीं है ना। मई के पहले हफ्ते में होगा, मतलब इस दौरान सबसे ज़्यादा मरीज मिलेंगे। ये दावा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री मनिंदर अग्रवाल की स्टडी में किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पर मनिंदर की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 7 दिन के कोरोना के मिलने वाले केस पे स्टडी की। अच्छा ठीक है। और इन्होंने कुंभ और चुनावी रैलियों में भीड़ से कोरोना के ज़्यादा फैलने की संभावना से भी इनकार किया। बिल्कुल हैं तो, हैं कहाँ के? आईआईटी कानपुर के, और ये सरकारी है ना। प्राइवेट जगह के रहते तो साफ बोलते हैं कि कुंभ और चुनाव रैली हुआ है, इसी वजह से कोरोना फैल रहा है। क्या बोला जाए। खैर ठीक है। अब बात करते हैं रेमडेसिविर की, जो 3 दिन से चली आ रही है चीज़ें कि भाई रेमडेसिविर की खपत है, फिर रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है जल्दी से कहीं पे। तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली मुंबई से लेकर हर छोटी छोटी जगहों पे क्या हो रहा है, मारामारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। अब केंद्र सरकार इस बीच बोला कि ओ बाबू लोग,
क्या ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं? रेमडेसिविर जो है कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा नहीं है। जीवन रक्षक दवा नहीं है तो काहे तुम पिछले हफ्ते एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दिए थे भाई? इस समय देश में 7 कंपनियां दवा को बना रही हैं और हर महीने 39 लाख शीशियां यानी रोज 1.30 लाख डोज बनाने की क्षमता है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसमें बहुत डिटेलिंग है कि रेमडेसिविर कौन कितना परसेंटेज में बन रहा है क्या नहीं है, कल को पूछ देगा। सिटी बैंकिंग की बात अगर करें तो सिटी बैंक अपना रिटेल बैंकिंग समेट रहा है यहाँ से, और इसमें कई सारे सवाल उठते हैं कि रिटेल बैंकिंग के बिजनेस को बेचने की घोषणा कर रहा है। तो भाई साहब, रिटेल बैंकिंग बिजनेस बेचने का मतलब क्या है? सिर्फ भारत नहीं, 13 अन्य देशों में भी अपने बिजनेस को बेचेगा। अब इसके बाद ये चीज़ क्वेश्चंस खड़े हैं कि बैंक के ग्राहकों का क्या होगा, अकाउंट में पैसे सुरक्षित है कि नहीं, एटीएम भी बंद हो जाएंगे क्या, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का क्या होगा? तो देखिए, अपने नॉलेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो रिटेल बैंकिंग बिजनेस अगर बिकता है ना, तो ये बैंकिंग बिजनेस बंद नहीं होता, ये बैंकिंग बिजनेस कैरी ऑन रहता है। ठीक है, कैरी ऑन रहता है। हो सकता है होल्डर्स बदल जाएंगे, है ना, हो सकता है सिटी बैंक ही इसको किसी दूसरे तरीके से मार्केट में रखेगी, बट कुछ दूसरे तरीके से होगा, नाम अलग होगा। तो रिटेल बैंकिंग जब भी बिकता है तो बैंकिंग का प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है, बैंकिंग के सारे मेथड्स कंटिन्यू रहते हैं, बस जो फ्रेंचाइज होती है, जो होल्डर होता है, वो होल्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिटी बैंक में अगर खाता है तो घबराइए मत, पैसा लेके भागेगा नहीं कोई। पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात भाई साहब, आपको मालूम हो अगर 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हो गया था, उसके बाद श्रीलंका में भी क्या हो गया था, सिविल वॉर हुआ था। तो सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर एक ऐसी कंडीशन होती है जब एक ही देश के सारे लोग आपस में अलग अलग क्या रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। एक ही देश में अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो क्या होगा, क्लैश होगा। मान लो ये ए है और ये बी है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो इनके बीच क्या होगा, क्लैश होगा। तो उसी तरह से कंट्री में जब इस तरह क्लैशेस होने लगे लोगों के बीच में, तो जो सिचुएशन उत्पन्न होती है उस सिचुएशन को नाम दिया गया है सिविल वॉर। तो भैया हर जगह अलग अलग रीजन होते हैं, कहीं पावर से रिलेटेड रीजन होता है, कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्सा होता है, कहीं दो कम्युनिटी आपस में भिड़ जाती है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सिविल वॉर के हालात हो गए हैं। क्यों हुए हैं भाई साहब? अब देखिए, मैंने बोला था ना कुछ आंदोलन वगैरह का भी सीन होता है। तो फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकालने के नाम पर आंदोलन कर रही पार्टी तहरीक ए लब्बैक टीएलपी ने सोमवार को देश बंद बुलाया। अच्छा भाई साहब, कराची और लाहौर में 2 दिन में हिंसा में 8 लोग मारे जा चुके हैं। इमरान सरकार ने टीएलपी से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। अच्छा, इसके बाद सोशल मीडिया में फौजियों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान फौज में विद्रोह हो गया है और कुछ सैनिक टीएलपी में शामिल हो गए हैं। तो मैंने जैसा बताया, सिविल वॉर तभी होता है जब क्या हो लोगों के बीच में ओपिनियन का क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए। तो यहाँ पे टीएलपी और इमरान सरकार, इनके बीच में ओपिनियन का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, तभी तो वो भाई पाबंदी लगा दी मीडिया कवरेज पे। और फौज इसमें बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फौज का क्या कहा गया है, फौज में विद्रोह हो गया है और कुछ सैनिक कहाँ शामिल हो गए हैं, टीएलपी में शामिल हो गए हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई सिविल वॉर होता है तो भाई साहब, अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर हुआ तो पाकिस्तान 3 फ्रंट पे पीछे हो जाएगी। कोई भी कंट्री 3 फ्रंट पे पीछे होती है जब सिविल वॉर होता है। पहला होता है इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा होता है सोशल फ्रंट, और जो तीसरा फ्रंट आता है वो होता है कल्चरल फ्रंट। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो पाकिस्तान ऐसे ही पीछे है, सोशल फ्रंट पे पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है, रहा कल्चर तो भैया पाकिस्तान का कल्चर तो यहीं से उधार लिया गया है। खैर ठीक है, तो देखते हैं सिविल वॉर होता है तो क्या सिचुएशन होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, ब्रिटेन के पीएम जो है, बहुत दिन से इंडिया आने का मन था उनका, लेकिन तीसरी बार उनका दौरा क्या हो गया है, टल गया है। भाई इनका नाम आप सब बिल्कुल जानते होंगे, बोरिस जॉनसन अपना दौरा टाल चुके हैं। वो 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन दोनों देशों ने कहा भैया देखिए, आप हैं बड़ा नाजुक, आप यहाँ आइएगा तो आपको वायरस धर लेगा, उसके बाद आप जो हैं तबीयत बिगड़ जाएगा, इससे बढ़िया है कि आप मत आइए। तो इससे पहले 26 जनवरी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन उस वक्त ब्रिटेन में सिचुएशन बहुत ख़राब था, और अब जब इनका आने का मन हुआ तो इंडिया में सिचुएशन बहुत ख़राब है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया मनमोहन सिंह आ गए, हमारे फेवरेट आदमी हैं भाई, कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो कल मैंने क्या बताया था कि मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी है कि भाई आप क्या कीजिए, वैक्सीन का क्या बढ़ाइए, मतलब बिना
ट्रायल के वैक्सीन को यूज करवाइए विदाउट ट्रायल। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। भगवान उनको साइलेंटली ठीक कर दे, साइलेंस बहुत पसंद है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने सोमवार को श्रीलंकाई बोट पर छापे के दौरान 300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की, और ड्रग्स पाकिस्तान से लाई गई थी। बताइए महाराज, ड्रग्स का धंधा कर रहा है लोग बोट पे, कहाँ ही जा रहा है दुनिया। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL ने सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती मांगी है। तो भाई अगर मेडिकल फील्ड से हो तो जाइए एक बार WCL का वैकेंसी चेक करिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दीजिए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी साहब, एकदम मिजाज मस्त हो जाएगा। और एप्लीकेशन की प्रोसेस 30 अप्रैल तक जारी रहेगी, और अगर आप इच्छुक हैं तो तय समय के पहले एप्लीकेशन भरिए, सरकारी नौकरी लीजिए, बढ़िया दहेज वेज मिलेगा, ब्याह शादी हो जाएगा। चलिए, ब्रिटेन का सख्त फैसला, भाई साहब भारत को ट्रैवल लिस्ट रेड लिस्ट में डाला। रेड लिस्ट पता है क्या होता है? रेड लिस्ट में क्या होता है बेसिकली, आप जनरली ब्लैक लिस्ट सुना होगा आप लोगों ने कि ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, किसी चीज़ से मना कर देना, ब्लैक लिस्ट कहलाता है। लेकिन जब हम रेड लिस्ट की बात करते हैं तो रेड लिस्ट का मतलब होता है, आप ट्रैफिक सिग्नल देखें ना, जब लाल हो जाए तो रुक जाना होता है। तो उसी तरह रेड लिस्ट में क्या होता है कि जो भी जगह, जो भी सूची में जो भी जगह है रेड लिस्ट में है, तो वहाँ पे ट्रैवल क्या हो जाता है, बैन हो जाता है। ये रेड लिस्ट बेसिकली एयरलाइन जारी करती है, रेलवे ने कभी जारी नहीं किया, बट रेड लिस्ट ट्रैवल में आता है। तो आप याद रखना, रेड लिस्ट मतलब ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो रेलवे भी इसको लगा सकती है, बट रेलवे को लगाने की काम पड़ी नहीं आज तक। तो भाई साहब, रेड लिस्ट में किसने डाल दिया है भारत को? ब्रिटेन ने डाल दिया है। इसके अलावा एक और चीज़ आई है कि ब्रिटिश आयरिश लोगों को भी 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, और बाकियों को तो प्रवेश ही नहीं है। तो भाई साहब, अब एक और, अब क्या इसका मतलब सारे ही भारतीयों को आने से मना कर देंगे? भारतीय वहाँ भी तो रहते होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझ लीजिए कि अगले आदेश तक ऐसे लोगों को ब्रिटेन में आने की मंजूरी नहीं मिलेगी जो 10 दिन से भारत में थे। तो भाई साहब, अगर आप 10 दिन से थे तो आप नहीं आ पाएंगे, और इसका असर ब्रिटिश, आयरिश और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों पर नहीं पड़ेगा। यानी कि वो लोग भाई ब्रिटेन जा सकेंगे, लेकिन कड़ी शर्त के साथ। कड़ी शर्त क्या है कि ब्रिटेन पहुंचने के बाद भी अपने खर्च पर 10 दिन जो होटल सरकार तय करेगी उसमें क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और भैया ये नियम बनाया कौन है? हेल्थ मिनिस्टर मैट हनूक। भाई साहब एकदम मूड में है अभी कि आने नहीं देंगे कोरोना, अब नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा वन लाइनर जान लेते हैं। वन लाइनर में जो सबसे पहली चीज़ आती है निकल के कि समुद्र में ड्रैगन का बढ़ता कद। भैया ये मत समझिएगा कि ड्रैगन वैगन आ गया समुद्र में, चाइना की बात हो रही है। तो यहाँ पे हिंद महासागर में ताकतवर हुआ चीन भारत के पड़ोसी देशों को भी कर रहा कंट्रोल। अब पश्चिम अफ्रीका में बंदरगाह बनाने पर विचार, चारों तरफ से घेरने के फिराक में है। मतलब यहाँ इंडिया है ना, तो चाइना अब चारों तरफ से कहीं कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है। बनाने दो भैया, पैसा वेस्ट करो अपना, समय आएगा तो हम तो बम से उड़ा देंगे। 1971 का वॉर याद है ना? 1971 का वॉर, 1971 के वॉर में क्या हुआ था? 1971 के वॉर में ये हुआ था, इसको मिटाने दीजिए पहले, साफ नहीं है। हाँ, 1971 के वॉर में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने यहाँ बांग्लादेश था, तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ अपने कराची साइड से, और ये यहाँ अपना इंडिया था यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने अपने कराची साइड से जो भी इसके वो थे ना, क्या कहते हैं जहाँ से, अरे फ्लाइंग आर्मी वाली जो एयरप्लेन्स उड़ती हैं, जो भी कहते हैं उसको, रनवे, हाँ, तो जितनी भी आर्मी की रनवे थी, तो उन रनवेज पे से अपने सारे जेट लगा रखे थे कि सुबह जैसे होगा यहाँ से सारे जेट उड़ेंगे और जाएंगे बांग्लादेश पे, इंडियन आर्मी को हटाएंगे। लेकिन भारत ने क्या किया, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह सारे इनके जितने रनवे थे वही बुम 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 कर दिए। तो ना रहा रनवे और ना उड़ी फ्लाइट, और यहाँ पे हमने बांग्लादेश को क्या करा दिया, इंडिपेंडेंट करा दिया। खैर ठीक है, तो उसी तरह अगर चाइना ज़्यादा कुछ करेगा तो भाई लड़ तो सकते हैं हम लोग, लेकिन लड़ाई कोई सॉल्यूशन क्या होती है? नहीं होती है। चलिए, फैक्ट था, फैक्ट आपने जान लिया। चलिए, 2021 होगा सबसे ज़्यादा गर्म साल। अच्छा, गर्मी तो साल दर साल बढ़ रही है। पर्यावरण में 300 साल की तुलना में 50% ज़्यादा बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी 25% मात्रा बढ़ने में 200 साल लगे थे। भाई साहब, 200 साल में 25%, अब बाकी टाइम में 50%, इतना तेजी से तो कुछ नहीं बढ़ता है। खैर, स्प्रिंग लोडेड इवेंट,
एक इवेंट आज रात 10:30 बजे शुरू हो रहा है भैया, ये है एप्पल का। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम में होंगी, नया आईपैड लॉन्च होने की उम्मीद है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, नया आईपैड जो लॉन्च होगा वो होगा आईपैड प्रो। तो देखते हैं, आज रात में लॉन्च होने वाला है, क्या होता है। नासा का हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पे सफल उड़ान के साथ इतिहास बना। मतलब यहाँ लोग, साला जमीन पर नहीं रह रहा है सही से, ये नासा को। अब बताइए, मंगल पर जाके हेलीकॉप्टर उड़ाना है, इतिहास बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन लॉजिक क्या था मंगल पे हेलीकॉप्टर उड़ाने का भैया तुम्हारा? ठीक है, जीवन वन खोज रहे होंगे ये लोग, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। हमारी नॉलेज तो बहुत कम है नासा वासा के मुकाबले। तो ठीक है भाई साहब, हमें बस यही जानना है कि मंगल ग्रह पे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया नासा ने। अब एजेंसी के अनुसार हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? इंजीन्यूटी, याद रखिएगा भाई साहब। और सफल टेक ऑफ और लैंडिंग हुई है, जो उड़ के कहीं से कहीं गया नहीं है, सफल टेक ऑफ किया और लैंडिंग किया। अब इतिहास इसको खास क्यों मान रहा है? क्योंकि यह किसी दूसरे ग्रह की सतह पर एक विमान द्वारा संचालित पहली नियंत्रित उड़ान है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना जा रहा है? खास माना जा रहा है। अब इसका वजन वजन भी जानना है तो जान लीजिए, 4 पाउंड का था। ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर, 40 सेकंड की उड़ान के अनुसार। बस यही सब हिस्ट्री हिस्ट्री बना दिया, 40 सेकंड उड़ा। इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखिएगा कि नाम था इंजीनियरिटी, वजन था 4 पाउंड, और कितना देर उड़ा था भैया? 40 सेकंड। और क्या क्या किया था? सफल टेक ऑफ और सफल लैंडिंग। चलिए, अब भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए समझौता किया। तो भाई आपको पता है इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। तो इसरो ने भैया बोला कि पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में, जो फ्रांस का है ना, जैसे अपने यहाँ आई इसरो है, वहाँ नासा है, तो फ्रांस में सीएनईएस है। तो सीएनईएस के साथ एक समझौता हुआ। इसमें बोला गया कि उपकरण जो है, उपकरण कौन कौन सा उपकरण है? झटके और विकिरण से उपकरण को ढालने के लिए फ्रांस में बने अग्निरोधक बैग की आपूर्ति करेगा। मतलब क्या है, ये मंगाएगा कुछ पार्ट पुर्जा, उससे अपना कुछ सामान बनाएगा और उससे अपने यहाँ का मिशन कंडक्ट करेगा। ठीक है, एक और चीज़, सीएनएस फ्रांसीसी सुविधाओं पर भारतीय उड़ान चिकित्सकों और कैपकॉम मिशन नियंत्रण टीम को प्रशिक्षित करेगा। तो भाई साहब, कैपकॉम इनका एक मिशन था, इस बारे में बातें नहीं करेंगे। अब भाई साहब, भारत ने 8वां भारतीय किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम रखा गया खंजर, वो शुरू किया गया बिशेश्क में। खंजर का उद्घाटन बिशेश्क में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स के विशेष बलों के ब्रिगेड में किया गया। भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच राजनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 2011 से भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बलों के बीच आयोजित किया जाता है क्या? अभ्यास। मतलब साथ मिलकर ये लोग किस चीज़ का अभ्यास करते हैं? बैटल का अभ्यास करते हैं, लड़ाई का, युद्ध का अभ्यास करते हैं। तो 8वां भारत और किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास शुरू हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? खंजर। ठीक है, याद रखिएगा भैया नाम खंजर। कल एक महान फुटबॉलर साहब गुजर गए, अहमद हुसैन थे, भारत के बहुत ही अच्छे डिफेंडर माने जाते थे ये। तो अहमद हुसैन लाला, इनका कल निधन हो गया। कोरोना से नहीं मरे, मत घबराइए, 89 ईयर के थे। और इनकी जो, इनको याद क्यों रखा जाता है कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत को लीड किया था और भारत वहाँ पे चौथे स्थान पर रहा था। तो दोस्तों, यही थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट खबरें जिसको हमने देख लिया। थोड़े बहुत करंट अफेयर्स इसमें से निकल के आते हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी कल मैं आपसे फिर मिलता हूँ कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। और जाते जाते, सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग। किसी ने मुझसे कहा था कि जाते जाते आप गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? लेकिन भाई साहब, सुबह का समय है, कोई सो तो उठ के देखता है। ठीक है, स्माइल करते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।